वेलकम टू लीगल एक्सप्लेन, जहां कानून को समझाया जाता है सिंपल और स्मार्ट तरीके से। आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 2 को। ये सेक्शन पूरा फाउंडेशन है पूरी संहिता को समझने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं सेक्शन 2 डेफिनेशन अंडर सेक्शन 223 एकदम क्लियर और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो दोस्तों, BNS 223 का सेक्शन 2 जो परिभाषाएं बताता है, इसमें कुल 39 पॉइंट है। उस टॉपिक्स के माध्यम से हम समझेंगे। पहला कहता है कार्य, ऐसा काम जिसको लॉ ने करने को मना कर रखा है, चाहे वह एक काम करे या दो काम करे। लॉ कहता है कि जैसे ए लॉ है, ये कहता है बी को कि तुम चोरी ना करो। चोरी करना अपराध है, हत्या करना अपराध है, बलात्कार करना अपराध है। जो भी चीज अपराध है, जो हम कह रहे हैं कि उसे मत करो, अगर वो काम करते हो तो अपराध की श्रेणी में आता है। डिफाइन करता है कार्य को। इस प्रकार से हम समझें कि अगर कानून कहता है, अगर BNS कहता है कि ये काम ना करो, अगर वो काम करता है तो अपराध है। तो हम बात करने वाले हैं दूसरा पॉइंट को। तो दूसरा डिफाइन करता है जीव जंतु को, जो मानव से भिन्न कोई भी जीवित प्राणी अभिप्रेत है। तो इस प्रकार से हम समझे दूसरा। अब समझेंगे तीसरा। तीसरा क्या कहता है? तो बोर्ड बहुत छोटा है, जिसकी वजह से समझाने में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए हम इसे इरेज करके अच्छे से फिर थर्ड पॉइंट से हम समझेंगे। तीसरा कहता है बालक। बालक को परिभाषित करता है 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, 16 है, 15 है, 14 है, 13 है, 12 है, इस तरह के इस उम्र के कोई भी आयु का व्यक्ति वह बालक कहलाता है, वह बालक की श्रेणी में आएगा। चौथा है कूटकरण, किसी एक चीज को दूसरी चीज की सदृश बनाना। जैसे कॉपी करना, कोई भी चीज को कॉपी करना। जैसे एक बुक किताब है, ये इस किताब को देख के सेम इसी तरह नकल करके सदृश बनाना, या फिर इससे डिफरेंट भी बनाना। जैसे ये पूरा किताब है, जो भी लिखा है, इससे अलग डिफरेंट करके इसमें कोई भी चीज़ संशोधन करके बनाना, या इसमें से सदृश न होकर थोड़ा बहुत अंतर अगर करके बनाया जाता है तो भी तभी वह कूटकरण कहलाएगा। प्रवंचना के माध्यम से किसी एक चीज को दूसरी चीज की सदृश बनाना, जैसे सेम वही हो या थोड़ा बहुत अंतर हो। आप लोग इसे अपने फेयर कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलिएगा, और ये प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताया कि वह न्यायाधीश अभिप्रेत है जिसे न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, उसको न्यायालय को परिभाषित किया गया है। छठवां है मृत्यु। मृत्यु क्या है? मानव मृत्यु अभिप्रेत है। दोषपूर्ण लाभ के लिए हानि पहुंचाना। कोई व्यक्ति किसी अपने लाभ के लिए किसी को हानि पहुंचाता है तो यह बेईमानी होगी, यह बेईमानी की श्रेणी में आएगा। आठवां पॉइंट है दस्तावेज, किसी पदार्थ पर अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा वर्णित हो। इसमें केस है बौरैया वर्सेस कर्नाटक राज्य। जैसे किसी पदार्थ पर अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा वर्णित हो तो वह दस्तावेज में आएगा। और इसमें 5 तरीके से दस्तावेज हो सकता है। किसी संविदा के निबंधों को अभिव्यक्त करने वाला लेख, बैंकर का दिया गया चेक दस्तावेज, मुख्तारनामा दस्तावेज, मानवचित्र रेखांक दस्तावेज, जिस लेख में निर्देश या अनुदेश हो वह दस्तावेज। यह क्या आएगा? 8वें पॉइंट में आएगा, दस्तावेज की श्रेणी में आएगा। इसका 9 नंबर डिफाइन करता है कपटपूर्वक को। कपट के आशय से किया गया कोई कार्य, धोखा के आशय से किया गया कोई कार्य कपटपूर्वक की श्रेणी में आता है। कपट या धोखा के आशय से किया गया कोई कार्य कपटपूर्वक के अंदर आता है, या कपटपूर्वक इसे डिफाइन करता है। 10वां नंबर है लिंग। लिंग
को यह डिफाइन करता है। लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पहला पुरुष, दूसरा स्त्री, तीसरा है उभयलिंग। इस प्रकार से हम समझे पॉइंट 9 और 10। अब हम देखेंगे 11 और 12 को। 11 नंबर पॉइंट डिफाइन करता है सद्भावना पूर्वक। जो कोई कार्य सतर्कता और ध्यान से किया गया हो वह सद्भावना पूर्वक के अंदर आएगा। यदि कोई काम सतर्कता और ध्यान से किया जाता है, अगर उससे कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो 11 नंबर पॉइंट डिफाइन करता है सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य से। 12 नंबर पॉइंट डिफाइन करता है सरकार, जिसमें केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार हो। ठीक है। 13 नंबर पॉइंट डिफाइन करता है संश्रय को। किसी व्यक्ति को संश्रय देना, या किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति अपराध करके आ रहा है उसे सहायता देना। और वह सहायता किस प्रकार से देना? गोला बारूद देना, वाहन के साधन देना, इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध किए हुए व्यक्ति को संश्रय देता है, रहने का जगह देता है या उसे सहायता करता है, क्या पत्नी अपने पति को संश्रय दे सकती है या क्या पति अपने पत्नी को संश्रय दे सकता है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। 14 नंबर पॉइंट में बताया गया है क्षति। अवैध रूप में किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाना या हानि पहुंचाना। और क्षति किस प्रकार से हो सकता है? वह क्षति शरीर की हो सकती है, वह मन की हो सकती है, ख्याति की हो सकती है और संपत्ति की हो सकती है। तो 14 में क्षति के बारे में बताया है, जो शरीर, मन, ख्याति और संपत्ति की हो सकती है। 15 नंबर पॉइंट में अवैध को बताया है। 15 नंबर पॉइंट में अवैध को बताया है कि अवैध क्या है? ऐसा कार्य जो विधि द्वारा दंडनीय हो या प्रतिबंधित हो। अगर कोई काम बीएनएस में किसी पनिशमेंट बताया है और वो काम किया जा रहा है तो वह अवैध है। या ऐसा अपराध जो विधि द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, अगर वो काम हो रहा है तो वो भी अपराध है। तो 15 नंबर में अवैध को बताया है। आप लोग अपना बीएनएस का डायरेक्ट लेकर बैठिएगा और हम इसको पूरा फुल डेफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, शॉर्टकट में लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो सके। उसमें अपने नोट्स में इसको बनाते जाइएगा, जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे लिखते जाइएगा और इसको समझते रहिए। पढ़ेंगे 16 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे, न्यायाधीश कौन है। यह न्यायाधीश को डिफाइन करता है कि न्यायाधीश कौन है? जो किसी विधिक कार्यवाही में, वो सिविल हो, जमीन जायदाद का मामला हो या क्रिमिनल किसी हत्या का मामला हो, अंतिम निर्णय सिविल हो या क्रिमिनल हो, अंतिम निर्णय जिसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, जो विधि द्वारा ऐसा निर्णय देने के लिए सशक्त किया गया हो। किसके द्वारा? विधि द्वारा। कि जो अंतिम निर्णय यानी जो जजमेंट दे किसी भी मामले में, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, वह जजमेंट दे तो उसे न्यायाधीश कहते हैं और वो विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। तो पॉइंट में है जीवन क्या है? तो मानव का जीवन अभिप्रेत है। 18 नंबर पॉइंट में स्थानीय विधि, लोकल लॉ, किसी विशेष स्थान को ही लागू होती है। किसी जहाँ आप लोग रह रहे हो उस विशेष स्थान पर ही स्थानीय विधि लागू होती है। तो ये 18 नंबर पॉइंट में डिफाइन किया है स्थानीय विधि को। 19 नंबर पॉइंट में डिफाइन किया है पुरुष। पुरुष कौन है? किसी भी आयु का मानव नर, वह नर है, मानव नर है तो वह क्या है? पुरुष है। 20 नंबर पॉइंट में डिफाइन किया मास और वर्ष कैसे देखा जाएगा, किसके अनुसार देखा जाएगा? तो वह है ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार बीएनएस में मास और वर्ष को देखा जाता है। 21 नंबर पॉइंट को डिफाइन किया है जंगम संपत्ति क्या होती है। जिसको आसानी से एक स्थान से दूसरे जगह ले जाया जाता है उसे जंगम संपत्ति कहते हैं। जैसे जैसे फोन हो गया, बुक हो गया, टेबल हो गया, पेन हो गया, कार हो गया, इस प्रकार से यह जंगम संपत्ति कहलाती है। वचन क्या है? एक वचन में बहुवचन सम्मिलित है और बहुवचन में एक वचन सम्मिलित है।
23 नंबर पॉइंट कहता है शपथ। जो व्यक्ति किसी न्यायालय या किसी अफसर के सामने जाता है अपना एविडेंस रखने के लिए, तो वह शपथ करता है। जो न्यायालय में सबूत के प्रयोग के लिए काम में लाया गया है, तो वह क्या होता है? शपथ होता है। जो भी कोई एविडेंस लाता है तो वो शपथ करके ही न्यायालय में रखता है। 24 नंबर पॉइंट कहता है अपराध को। यह बीएनएस के डायरेक्ट में आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा, उसमें फुल एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन इसमें हम शॉर्टकट में हम बता रहे हैं कि इस धारा में दंडनीय कोई भी कार्य अपराध कहलाएगा। जैसे मानव वध में हो गया, कार्य आलोप, दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाना, दुराशय, ठीक है, इस प्रकार से। जिसे बीएनएस में पनिशमेंट बताया है, जिसमें लोकल लॉ ने पनिशमेंट बताया है, जिसमें स्पेशल लॉ ने पनिशमेंट बताया है, वो क्या होता है? अपराध होता है। 25वां नंबर है लोप क्या है? विधि द्वारा आबद्ध। अगर विधि द्वारा कोई कहता है कि ये काम करो, अगर आप नहीं करते हैं या उसका लोप करते हैं, तो यह क्या होगा? विधि द्वारा आबद्ध। तो यह लोप की डेफिनेशन है। 26 नंबर पॉइंट कहता है कि व्यक्ति कौन है। इसके अंतर्गत कंपनी आएगा, संगम आएगा, व्यक्तिगत निकाय आएगा। तो व्यक्ति में कौन आएगा? कंपनी, संगम या व्यक्ति। लोक क्या है? कोई भी वर्ग या समुदाय इसके अंतर्गत आता है। इसमें 2 पॉइंट है। पहला क्या है? वर्ग, और दूसरा है समुदाय। लोक या समुदाय इसके अंतर्गत आता है, तो इसे क्या करते हैं? लोक। 27 नंबर में डिफाइन किया गया है इसको। 28 नंबर पॉइंट कहता है लोक सेवक कौन है। लोक सेवक में आते हैं तीनों सेना के आयुक्त, न्यायाधीश, न्यायालय के अफसर, मध्यस्थ, सरकार की सेवा में वेतन लेने वाला या संपत्ति की देखरेख करने वाला, जूरी असेसर, थानाधिकारी, जिले या ग्राम में संपत्ति का देखरेख करने वाला व्यक्ति, जिले या ग्राम में संपत्ति का देखरेख करने वाला अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी। तो इस प्रकार से यह लोक सेवक की सूची है। 29 नंबर पॉइंट डिफाइन करता है विश्वास करने का कारण। जिसमें पर्याप्त कारण हो उसी बात पर विश्वास करने का जोर देता है। 29 नंबर पॉइंट का डेफिनेशन कहता है विश्वास करने का कारण। 30 नंबर पॉइंट का डेफिनेशन विशेष विधि, जो विशिष्ट विधि पर लागू होती है, जैसे SC/ST कानून, रेलवे अधिनियम कानून, कुछ विशिष्ट अधिनियमों और विशिष्ट विधि पर लागू होती है। यह 30 नंबर पॉइंट में डिफाइन किया गया है विशेष विधि को। 31 नंबर पॉइंट में डिफाइन किया गया मूल्यवान प्रतिभूति, जो ऐसा दस्तावेज है जो हमारे अधिकार को सृजित करता है, आंतरिक करता है, छोड़ा गया है, खत्म होता है, तो इसे मूल्यवान प्रतिभूति कहते हैं। 32 नंबर पॉइंट में यह परिभाषित किया गया है कि जलयान क्या है। मानव या संपत्ति को जल के माध्यम से प्रवहन के लिए किया गया हो। मानव या संपत्ति को जल के माध्यम से प्रवहन के लिए किया गया हो, तो वह क्या होता है? जलयान होता है। 33 नंबर पॉइंट में डिफाइन किया गया स्वेच्छा। यदि व्यक्ति ऐसे साधनों द्वारा कार्य करे जैसे वह चाहता है, तो वह कार्य स्वेच्छा से माना जाएगा। जैसे 34 नंबर पॉइंट में बोला गया बिल में बस यही याद रखना है कि जो वसीयती दस्तावेज है वो बिल के माध्यम से अभिप्रेत है। जो वसीयती दस्तावेज है वह अभिप्रेत है। 35 नंबर पॉइंट में महिला क्या है? किसी भी आयु की नारी हो वह महिला कहलाएगी। 36 नंबर पॉइंट में लिखा है सदोष अभिलाभ, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति से लाभ प्राप्त करना जिसका वह स्वामी ना हो और वह लाभ प्राप्त करता है, तो वह सदोष अभिलाभ कहलाता है। 37 नंबर पॉइंट डिफाइन करता है सदोष हानि। विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि जिससे हानि उठाने वाला वैध रूप से हकदार न हो,
उसे सदोष हान कहते हैं। और यह 37 नंबर में डिफाइन किया गया है सदोष हान। 38 नंबर में डिफाइन किया गया है कि सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हान उठाना क्या है। तो सदोष अभिलाभ प्राप्त करना यानी गलत तरीके से लाभ उठाना, और सदोष हानि उठाना मतलब गलत तरीके से हानि। ऐसे समझेंगे, एक ही कार है, एक ही कार है, इसकी चाबी गुम हो गई है जो जिसे बी को मिल गया, और यह बी इसे रेंट पर चला रहा है, भाड़े पर चला रहा है, तो इसे क्या हो रहा है, सदोष अभिलाभ हो रहा है, और इससे ए को क्या हो रहा है, सदोष हानि उठाना पड़ रहा है। तो यह है सदोष अभिलाभ और सदोष हानि। 39 पॉइंट में यह है कि शब्द एवं पद क्या, 39 पॉइंट में शब्द एवं पद के बारे में बताया गया है जो इस बीएनएस में परिभाषित नहीं है, लेकिन बीएनएसएस और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में परिभाषित है। जो बीएनएसएस एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो बीएनएसएस एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में है। इस प्रकार से आप लोग अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बताया हूँ वैसे लिखिएगा, एक एक पॉइंट को पढ़ के और वीडियो के माध्यम से समझ के उसको लिखते रहिएगा। तो दोस्तों, ये था भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 2, जिसमें हमने समझा इम्पोर्टेंट लीगल डिफिनेशंस जो हर लॉ स्टूडेंट और एस्पिरेंट के लिए जरूरी है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और लीगल एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर करें।